नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्या टाइम्स का स्पेशल कार्यक्रम यूथ टॉक, जिसमें हम आपको एक ऐसे युवा से मिलवाते हैं जो समाज के लिए एक पॉजिटिव वे में मैसेज देते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही युवा हैं, मध्य प्रदेश के मंडला जिले से हैं विकास सिंगौर। इस समय रीवा जिले के हनुमाना के हाटा चौकी में आप प्रभारी के तौर पे काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव मोड पे काम करते हैं। और एक ऐसे युवा जो युवाओं के लिए एक संदेश के तौर पे और युवाओं के लिए एक बेहतर मैसेज देते हैं, आप उनके प्रेरणा बनते हैं। हमारे साथ विकास सिंगौर जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। विकास जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका विंध्या टाइम्स में। थैंक यू सो मच विवेक भाई, सभी को जय हिंद। शुरुआत, क्योंकि रीवा में एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, रीवा से शुरू करें कि किन चुनौतियों को, क्योंकि आपकी जो कार्य क्षेत्र है आपका वो कहीं ना कहीं बॉर्डर क्षेत्र आता है, यूपी से लगा इलाका है, पूरा हाटा चौकी हनुमाना का क्षेत्र है, तो किस तरह की चुनौतियां देखते हैं रीवा में आप? रीवा में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से और पॉजिटिव थिंकिंग के कारण मैं अच्छे से काम कर पाया। और जैसा कि हाटा का है, तो हाटा तो मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, पर ज़्यादातर मेन समय मैंने अपना मऊगंज में गुजारा है। पर मऊगंज भी वहाँ से लगा हुआ है और वहाँ पर भी चैलेंजेस तो थे, खासकर भाषाई चैलेंज, जैसे कि ये बघेलखंड है और मैं जहाँ मंडला से हूँ, जबलपुर में ज़्यादातर मैं रहा, तो मुझे थोड़ा बघेली में इशू है। मैं अभी भी बघेली में उतना अच्छा नहीं हो पाया हूँ, पर थोड़ा बहुत सीखा हूँ, हमहू को आवत है। क्या बात है। तो यानी भाषा संबंधित समस्याओं का सामना आपको? स्टार्टिंग में काफ़ी सारी रही और छोटे छोटे कई सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि क्राइम रेट भी थोड़ा ज़्यादा था यहाँ पे। बाकी अभी काफ़ी कुछ अच्छा है। एक रीवा में एक चैलेंज के तौर पे अक्सर देखा जाता है नशीली कफ सिरप का, क्योंकि बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई और हमने बहुत कुछ सुना, लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्योंकि बहुत सारी कार्रवाइयों के बाद वो चीज़ें पॉजिटिव वे में देखने को नहीं मिलती जो होनी चाहिए। तो इसके अगर सबसे बड़ी बात होती है कि इसके निगेटिव थिंकिंग क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है युवाओं में? देखिए, क्या है कि कोरेक्स के बारे में मैं चाहता हूँ हम थोड़ा विस्तृत चर्चा करें, है ना। जैसे हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी एक्टिव है और हम सब मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लगातार बहुत सारे हम लोग क्या है कि कोरेक्स की कार्रवाई कर रहे हैं, तस्करी को रोक रहे हैं, पकड़ रहे हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली बड़ी बड़ी जगहों पर पकड़े हैं और काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया गया है। लेकिन कोरेक्स की जो थोड़ी टेक्निकल नॉलेज है, थोड़ा मैं टेक्निकल से हूँ, तो मैं उस बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। क्योंकि अभी एक जगह केस हो गया था, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं जहाँ गया तो मतलब लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये कोरेक्स है कि नहीं, क्योंकि कोरेक्स जो है अब वो कोरेक्स नाम से नहीं आती है। जैसे अपन यदि हिस्ट्री से बात करें कि एक्चुअल की इसकी स्टार्टिंग कैसी थी, तो ये बात है 2016 की। कोरेक्स कफ सिरप नॉर्मली चलती थी उस समय। कोरेक्स की मतलब खांसी के लिए यूज़ होती थी। डॉक्टर बोलते थे कि ठीक है, मतलब अगर आपको थोड़ा कफ है, बच्चों को डायरिया है, पेट दर्द है, तो यूज़ होती थी। लेकिन 2016 में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मुद्दा उठ गया कि लोग इसको यूज़ करने लगे नशे के लिए। नशे के लिए क्यों करने लगे? क्योंकि मेन उसका जो कंटेंट होता है कोडीन फास्फेट, उसी के बेसिस पे हम लोग केस भी लगाते हैं। कोडीन फास्फेट और एक होता है क्लोरोफेनेरामाइन, ये दो कंटेंट होते हैं जो क्या होते हैं, अगर इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो नशे की तरह यूज़ हो सकते हैं। तो कोडीन फास्फेट बेसिकली अपना होता है मॉर्फिन, मतलब जो अपन हिंदी में बोले तो अफीम ग्रुप का होता है, और वही उस मतलब जो कोरेक्स कफ सिरप होती है उसमें वो रहता है। तो अगर अपन उसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो शुरू में तो ऐसा डाउजीनेस होती है, थोड़ा मतलब अस्थिरता आती है। लेकिन अगर उसको अपन लगातार लेने लगते हैं तो क्या होता है, वो हमारे मतलब माइंड में इफेक्ट करता है और हमें थोड़ा प्लेजर फील कराता है। तो आदमी फिर उसको बार बार लेने लगता है, लत लग जाती है, नशे की तरह लेने लगता है। तो फिर उसके बाद आदी हो जाता है। फिर उसके अपन यदि साइड इफेक्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होगा। स्टार्टिंग में तो थोड़ा पहले स्टार्ट होगा वेट लॉस से। आप देखिए कि जैसे जो ज़्यादा कोरेक्स पीते हैं या कोरेक्सी जिनको बोलते हैं, तो उनका पतले हो जाने लगते हैं, वेट लॉस होने लगता है, क्योंकि उसमें वेट लॉस पहला लक्षण है, प्राथमिक स्टेज। पहला वेट लॉस होगा, भूख नहीं लगेगी, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, वो सोशल लेवल पे अलग रहने लगेगा क्योंकि उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, उसका आदी होता जाएगा। इसमें एक कैरेक्टर होता है, जो अफीम वाली जो सारी चीज़ें रहती हैं, तो अफीम में ये है कि अगर आप मतलब शुरू में नशा करेंगे तो आप आधी सीसी में नशा हो जाएगा, पर आप धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। अगली बार आपको मजा तब आएगा जब आप डबल लोगे, तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर उसका एक लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कोरेक्सी के भी ये सेकंड स्टेज हो जाता है। इसमें क्या होता है, कोडीन फिर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आगे जाकर मेन क्या है कि लंग्स को इफेक्ट करने लगती है, और ज़्यादा लेवल पे बढ़ गए, आप तब भी नहीं समझे, आप तब भी नशे करते जा रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो अपनी हार्ट बीट होती है वो इरेगुलेट होने लगती है, और अंतिम स्टेज होती है इसकी कि इसमें क्या होता है, ब्रेन को प्रॉब्लम कर देता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है और लोग मर भी जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मतलब पहचानने में जो कोरेक्स जो लोग
अक्सर युवाओं में देखा जाता है कि डेलीज वे में कोरेक्स ले रहे हैं, इनके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये समस्याओं का सामना तो लोग कर ही रहे हैं, तो इनको चुनौती के तौर पे किस तरह देखते हैं? क्योंकि रूरल एरिया आता है, हाटा चौकी हनुमाना में है और मऊगंज में भी आपने सेवाएं दी, तो किस तरह की चुनौतियाँ वहाँ किस तरह देखते हैं? चुनौतियाँ यही है कि क्या है कि देखिए बच्चा गलती कहाँ से करता है? अपने आसपास के सर्कमस्टेंसेस से। मतलब एक आदमी नॉर्मल है तो उसको एक साथी जो पहले से लगती है या लत जिसको पहले से लगी है वो बोलेगा कि चल यार पी ले, बहुत मजा आएगा, मतलब इस तरह की बात है। इस चक्कर में वो अवेयरनेस की कमी के कारण उसको लगता है कि उसको साइड इफेक्ट्स ही नहीं पता है। तो मतलब एक्चुअल में आपके यहाँ आने का भी मेरा यही कारण है। वैसे तो बहुत बिजी शेड्यूल है, पर मैं थोड़ा समय निकाला कि मैं यूथ से कनेक्ट होना चाहता हूँ। थोड़ा सोशल मीडिया में एक्टिव होने का भी एक्चुअल रीज़न ये है, कनेक्ट होना चाहता हूँ और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आप उसको साइड इफेक्ट्स को समझिए। क्योंकि एक लेवल पे हम पुलिस अधीक्षक महोदय, सारे अधिकारी, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं कि उसको कैसे भी रोकें, तस्करी को यहाँ तक पहुँचने से रोकें। पर दूसरे लेवल पे हमें काम करना होगा लोगों के मॉरल वैल्यूज़ पे। उनको पता होना चाहिए कि हमारे क्या नुकसान है। जब तक हम उनको समझा नहीं पाएंगे तब तक इसको मतलब पूर्णतः अपन इस पर काबू नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से मैं सोशल मीडिया में भी हूँ और मतलब ये चुनौतियों के रूप में देखता हूँ और लोगों से कनेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, उनको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, एक सवाल विकास जी, सोशल मीडिया समाज में इस समय बहुत एक्टिव है और चीज़ों को पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। आप भी सोशल मीडिया में लंबे समय से एक्टिव मोड में, किस तरह की इसके फायदे अगर कहे जाएं तो किस तरह इसको पॉजिटिव वे में देखते हैं और इसके निगेटिव वे में कैसे देखते हैं? ठीक है, देखिए पॉजिटिव वे, देखिए कोई भी चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो सोशल मीडिया तो आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। कहीं भी मैसेज पहुंचाने के लिए मतलब 1 सेकंड में लोग वायरल हो जाएंगे, 1 मिनट में खबरें पूरी दुनिया में पहुंच जाएंगी। तो इसमें यह है कि आप पॉजिटिव मैसेज पहुंचाओ तो पॉजिटिव चीज़ें फैल जाएंगी, नेगेटिव चीज़ें गई तो नेगेटिव। तो नेगेटिव का मैं एक एग्जांपल देता हूं और मैं थोड़ा सा आपको एक डिस्कस भी करना चाहूँगा। रिसेंटली ऐसा बात है, आपने देखा होगा पिछले हफ्ते एक वायरल हो रहा था अपने यहाँ पे न्यूज़ कि एक आदमी कट्टा लहरा रहा है, पिस्टल लहरा रहा है, आता रहता है ना। तो अब बच्चे उसको देख लेंगे तो उनको लगता है उसमें बहुत रौब है, रोल है हमारा, हम भी लहराएंगे। तो उस इवन वही क्या करते हैं कि नकली पिस्टल यूज कर लेते हैं। अच्छा। नकली लाइटर। तो और उनको ये पता नहीं, जैसे एक बच्चा है मान लीजिए कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, वो अभी उसको थोड़ा लॉ उसको ज़्यादा नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, एक लाइटर वाली खरीदेगा, ऑनलाइन अवेलेबल है, वो काफ़ी कुछ सिमिलर होती है पिस्टल से, उसको ले लेगा और उसको लहराएगा या प्रैंक करेगा। जैसा जो अभी तो ट्रेंड में है युवाओं में कि प्रैंकस्टर्स बहुत सारे हो गए, बहुत सारे यूट्यूबर्स हो गए, हर आदमी प्रैंक कर रहा। तो जैसे वो क्या करेगा, नकली गन लेगा और पब्लिक प्लेस में किसी को प्रैंक कर देगा। अब उसको ये नहीं पता है कि ये भी अपराध है। तो यही मैं मतलब आपके थ्रू एक मैसेज भी भेजना चाहता हूँ कि देखिए, यदि आप नकली पिस्टल भी लिए हैं, मान लीजिए आपने नकली पिस्टल लिया है और आप ऐसा प्रैंक कर रहे हैं कि पब्लिक प्लेस में मतलब पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है, न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, पब्लिक भयभीत हो रही है, तो आप समझिए इस बात को कि ये भी एक क्राइम है। आप भले नकली पिस्टल लिए हैं, पर अगर पब्लिक परेशान हो रही है, उससे रिएक्ट कर रही है, भयभीत हो रही है, तो आईपीसी की सेक्शन 505 के तहत आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। और ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो है एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, मतलब इसमें गैर जमानती। तो सोचिए वो बच्चा जो जानता भी नहीं है, कम नॉलेज का ना, सिर्फ पिस्टल नकली लहराया और या फिर किसी को प्रैंक किया, वो जेल जा सकता है, उसका करियर बहुत तबाह हो जाएगा। तो सोशल मीडिया मैंने इसीलिए यूज़ किया थोड़ा सा कि ऐसी चीज़ें लोगों तक पहुँचा पाऊँ ताकि वो थोड़ा अवेयर रहें और आगे अच्छे से सतर्क हो जाएं थोड़ा। बिल्कुल। मैंने आपसे शुरू में बात की कि बॉर्डर में आप सेवाएं देते हैं। बॉर्डर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है, हनुमाना और मऊगंज का क्षेत्र। अपराधी कई बार अपराध करने के बाद अगले स्टेट में चले जाते हैं, फरार हो जाते हैं। किस तरह की समस्याएं सीमावर्ती क्षेत्र में आप देखते हैं और कौन सी चीज़ों का, चुनौतियों का सामना क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण आप करते हैं? जी, ये थोड़े से इशूज़ होते हैं। ये बात है, क्या होता है कि जैसे क्राइम, अब जैसे मऊगंज था ही, मऊगंज में क्राइम किया, आदमी निकल जाएगा इलाहाबाद या कहीं भी। तो खैर ये है कि और मतलब पुलिस का समन्वय तो है, जैसे अगर वो एमपी में है या रीवा में है तो मैं डायरेक्ट कैच कर सकता हूँ, डायरेक्ट दबिश दे सकता हूँ। पर यदि अगर वो अगले स्टेट में जाता है, अगले स्टेट में, तो उसके लिए फिर एक अलग प्रोसीजर होती है। उसके थ्रू फिर मुझे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के थ्रू जाना पड़ेगा, पहले एसडीओपी महोदय, फिर एडिशनल साहब, उसके बाद एसपी साहब, फिर उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर उनके थ्रू में जाके वहाँ दबिश दे सकता हूँ। तो इस प्रोसीजर में मतलब एक लाइन, उसमें भी क्या है, एसपी साहब भी वहाँ से कोऑर्डिनेट करते हैं, वहाँ के एसपी से, तो एक लंबी प्रोसीजर हो जाती है। यानी पुलिस का समन्वय दूसरे राज्य के पुलिस से भी समन्वय बना रहता है। इससे समस्या क्योंकि थोड़ा समन्वय बना रहता है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रोसीजर थोड़ा लेंदी है कि आप डायरेक्ट वहाँ पे आप दबिश नहीं सकते, डायरेक्ट पकड़ नहीं सकते, ये चीज़ें हैं। और इसका कहीं ना कहीं अपराधियों को फायदा मिल जाता है, चूँकि एरिया अलग हो जाता है तो उतना थोड़ा उनको टाइम मिल जाता है, गैप मिल जाता है, तो छुपने में उनको आसानी होती है। बिल्कुल।
अपनी चर्चा को दूसरे मोड में अगर ले जाएं तो क्योंकि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए, आपने मंडला जिले से अपनी शुरुआत की और 21 वर्ष की उम्र में सब इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुए, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। क्योंकि युवाओं में अक्सर ये देखा जाता है कि तैयारी के बाद, एक गैपिंग के बाद वो मनोबल नहीं बना रह पाता और कहीं ना कहीं मनोबल टूटने लगता है जब एक तैयारी को लंबा समय हो जाता है। मैं चाहूँगा, क्योंकि आप तैयारी किए हैं बहुत लंबे समय से, इस मोड में भी हैं, तो किस तरह युवाओं को कैसे प्रेरित करेंगे इसमें? युवाओं को मैं यही कहूँगा कि देखिए ये एक बात स्पष्ट है कि कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे है, आपको आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। मेरा मेन ये था, मैं अच्छे समय पे सही समय पे सिलेक्ट हो पाया, इस पे बहुत बड़ा योगदान है मेरे साथियों का, अच्छे दोस्तों का जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली, खासकर मेरी बड़ी बहन है कि उन्होंने बताया कि विकास, या मतलब मेरा घर का नाम विक्की है, कि यार विक्की अगर तुम सोचोगे कि ग्रेजुएट हो जाओगे उसके बाद तैयारी करोगे तो बहुत पीछे हो जाओगे, तो तुम्हें ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करनी पड़ेगी। यही मैं लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ, यदि आपका गोल फिक्स है कि आपको पुलिस में जाना है या फिर कोई सीए बनना है या कोई भी पद में जाना है, तो आप अभी से तैयारी शुरू करिए। आप ये मत इंतजार करिए कि पहले ग्रेजुएशन हो जाए फिर तैयारी करेंगे, तो वो बहुत लेट हो जाता है। इसीलिए मैं भी साथ साथ तैयारी करते रहा, इंजीनियरिंग के साथ साथ ही, और सही समय पे। तो आप इंजीनियर थे शुरू में? जी, इंजीनियरिंग, अभी भी इंजीनियर हूँ मैं, इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। तो इंजीनियरिंग के साथ साथ इस पेशे में आप जाना, अचानक से पुलिस में, बहुत मतलब दूर का कनेक्शन थोड़ा सा लगता है। कैसे? एक्चुअल में क्या है कि मेरी फैमिली में पुलिस में तो नहीं है, तो इंजीनियरिंग से क्या है कि मेरा पुराना कनेक्शन है। मेरे परिवार में मेरे बड़े पिताजी हैं, वो इंजीनियर हैं, सरकारी इंजीनियर रहे लंबे समय तक, बहुत अच्छा काम किए हैं, तो उनसे हमेशा से प्रेरित थे। मतलब उनके समाज में एक अलग स्थिति थी, तो शुरू से यही था कि मतलब इंजीनियरिंग मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पर लेकिन जब अपने इंजीनियरिंग में मैं एंटर किया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक, तब मुझे समझ में आया कि यार मुझे इंटरेस्ट है पब्लिक रिलेशन बनाने में, मुझे इंटरेस्ट है यूनिफॉर्म में। मेन था कि यूनिफॉर्म, मतलब इसके लिए मैंने एक एग्ज़ाम भी दिया था। मैं बता दूं कि मैं भले 21 साल में बना हूं, पर मैं भी फेल हुआ हूं, ऐसा नहीं है। मैंने एक एग्ज़ाम दिया था एनडीए का 12th के बाद भी, पर मैं उसमें आउट हो गया था, है ना। तो इसलिए फिर मेरे को उस तरफ मुझे ये हो गया था कि नहीं, मुझे यूनिफॉर्म की तरफ जाना है। तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के साथ साथ ये था कि यूनिफॉर्म में जाना। इसके बाद फिर पीएससी के थ्रू जा सकते हैं, ये पता चला। इसके बाद पता चला कि आप सब इंस्पेक्टर भी डायरेक्ट दे सकते हैं, और यूपीएससी तो खैर है ही। पर लेकिन जब मेरी इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर चल रहा था, तब तैयारी शुरू कर दिया मैंने एमपीपीएससी की, करता रहा। लेकिन जब लास्ट ईयर के पहले मुझे ये पता चला कि यार आप एमपीपीएससी का अटैम्प्ट तब दे सकते हैं जब आपके 21 वर्ष पूर्ण होने चाहिए, तभी आप अटैम्प्ट दे सकते हैं, प्लस ग्रेजुएशन। और लेकिन मतलब एमपी की जो एसआई है उस साल की जो भर्ती में, उसमें ये क्राइटेरिया नहीं था। उसमें ये था कि आप ग्रेजुएशन तो चाहिए, पर 18 के प्लस में भी दे सकते हैं एमपी वाले, 18 प्लस ग्रेजुएशन। और मेरी इंजीनियरिंग खत्म होने वाली थी 2020, मतलब 20 वर्ष में होने वाला था, तब खत्म होने वाली थी। और तो मैंने सोचा कि ठीक है, फिर एसआई में इसीलिए मैंने फोकस किया और करता रहा। जैसे ही जुलाई में हमारे इंजीनियरिंग खत्म हुई और सितंबर में एग्ज़ाम था, बहुत अच्छे अंक से सिलेक्ट हो गए। ठीक है विकास जी, अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि पुलिस और जनता के बीच जो समन्वय है वो बहुत ज़रूरी होता है और इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। यानी समाज से जुड़कर समाज की समस्याओं को दूर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस पेशे में, और पुलिस को जनता और पुलिस का समन्वय बहुत ज़रूरी हो। किस तरह देखते हैं इस पे? देखिए, सबसे मेरा मेन ये रहता है कि मेरा पब्लिक से बिहेवियर कैसा है। आप जैसे देखेंगे कि मैंने 3 साल करीब मऊगंज रहा और आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं। नेगेटिव चीज़ें बहुत रेयर आपको कुछ होगी, तो बाकी हमेशा पॉजिटिव। क्योंकि मैं पब्लिक से रिलेशन बहुत अच्छा है। मतलब जैसे मैं रोड में हूँ, कोई जा रहा है, तो मैं हमेशा उससे बात करने से पहले ये सोचता हूँ, रख के देखता हूँ खुद को कि अगर उसकी जगह मैं होता और मुझसे कोई पुलिस वाला कैसे बात करेगा, तो उस वे में बात करता हूँ मैं, तो हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है और बहुत अच्छा समन्वय बन जाता है। आप देखेंगे मतलब पब्लिक से अच्छा रिलेशन है इसी वजह से। क्योंकि पुलिस वालों को मतलब ये है कि अब जैसे हाँ अलग है, हम अभी पद में हैं, हमें थोड़ी पावर्स हैं उस एरिया में, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलता कि हम समाज से उठ के आए हैं, उसी समाज का एक हिस्सा हैं, उनसे ऊपर नहीं है, हम सिर्फ समाज का हिस्सा हैं। और उस वे में बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो लोग समझते हैं। हमारे युवाओं को, देश प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश प्रदेश के युवाओं को यही मेरा संदेश है कि सभी मिलजुल कर मेहनत करते रहिए और तैयारी करते रहिए और देश के विकास में एक पॉजिटिव योगदान दीजिए। अभी ज़रूरत है हमें कि सब एक हो जाएं और आप ही देश का भविष्य हैं। और सभी को गुड लक, जय हिंद। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ विकास सिंगौर जी, यूथ टॉक के स्पेशल कार्यक्रम में आज हमारे गेस्ट के तौर पे थे। इन्होंने तमाम युवाओं को लेकर नशीली कप सिरप जो रीवा में बहुत चुनौती बन गई है उसको लेकर बहुत पॉजिटिव वे में बात की और बड़ा अच्छा संदेश दिया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए युवा के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।